हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर टू एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबका जो क्लास 8 की हिस्ट्री है उसका 5वां चैप्टर है। इसके पहले हम सब क्लास 6 और 7 के ये हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ये तीनों खत्म कर चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज जो क्लास 8 अर्थात जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है, आज इसका 5वां चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम सब अपने पाठ की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा गया है, जब जनता बगावत करती है 1857 ईस्वी की क्रांति। अर्थात जान लीजिए कि आप, तो देखिए, है कि जब जनता बगावत करती है और 1857 की क्रांति होती है या उसके बाद। तो देखिए बताया गया यहाँ पर। तो देखिए थोड़ा लिखा गया है कि नीति और लोग, देखिए कैसा नीति बनाने लगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो बताया गया कि जैसे कि आपके, अगर आप इसने जो इसके पहले वाली वीडियो थी तो उसमें देखे होंगे। तो देखिए कुछ एकदम, ये जो कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है, फिर से बता दें, ये देखिए जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, अगर इस एनसीईआरटी को आप एकदम सीरियल से, अर्थात पहले क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास अगर नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आप दूसरे क्लास पर आ जाएंगे, तीसरे क्लास पर आ जाएंगे, तो आपको कम से कम 30% मैटर समझ में नहीं आएगा। आपको जान लीजिए कहानी की तरह एकदम सीरियल से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, ये जान लीजिए अगर आप एक क्लास 1 2 ऐसे पढ़ेंगे तो आपको एक एक सीरियल वाइज मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर बताया गया कि पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा है। बताया गया इन नीतियों में क्या था, राजाओं, रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही, और बताया गया सब के सब एक तरह, क्या बताया गया, तरह तरह के क्या असर पड़ा, इन सब के ऊपर असर पड़ा। बताया गया कि आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई कार्रवाई जनता के हित में नहीं थी या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, उन लोगों की तरह तरह से विद्रोह करना शुरू किया। तो देखिए बताया गया कि अब देखिए यहाँ पर था कि नवाब की छीनती सत्ता। तो अब देखिए जो नवाब लोग थे उनकी सत्ता तो छीन गई थी, अर्थात वे सब अब नवाब नहीं रहे थे। तो देखिए लिखा गया है कि 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। आगे लिखा गया कि उनकी सत्ता और सम्मान को देखे बताए दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे बहुत सारे क्या, जो दरबारों में रेजिडेंसियां तैनात कर दी गई थी। अस्थाई शासकों की जो स्वतंत्रता थी, जो अस्थाई शासक थे उनकी जो स्वतंत्रता थी, जो छोटे मोटे राजा रहते थे उनका क्या होता था, उनकी स्वतंत्रता क्या होती थी, घटती जा रही थी ना। उनकी जो उनकी सेना थी या सेनाओं को कर दिया जा रहा था। आगे बताया गया उनके राजस्व वसूली के अधिकार के इलाके एक एक करके छीन लिए जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपनी हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी बताया गया झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा बना दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इस मैटर को पढ़ के, अगर आप इसके पहले वाले जो मैटर, इसके पहले वाला जो क्लास था उसके मैटर को नहीं पढ़े रहेंगे तो आप ये बात को समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए इसके अगले वाले वीडियो में क्या था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नीति बनाई थी जिसे हम विलय नीति कहते हैं। तो उस विलय नीति में ये था कि अगर किसी भी शासक के पास या किसी भी शासक का जो उत्तराधिकारी होता था, अगर पुरुष न रहे, अर्थात कोई भी उत्तराधिकारी पुरुष नहीं बचता था, तो उसका जो जमीन था, राजस्व था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था ना। अर्थात अगर कोई स्त्री पुरुष रहता था या कोई गोद लिया रहता था पुत्र को, तो उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। तो यही था कि देखिए जो झांसी की रानी थी, तो उनके जब पति मर गए तो क्या हुआ कि एक लड़के को जब उसने गोद लिया तो उस गोद लिए बेटे को उसने उत्तराधिकारी नहीं माना। आगे देखिए बताया गया जो उस समय क्या था, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे ना, बताया गया कि जी लक्ष्मीबाई जो थी उनका, और एक बताया गया और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनका दत्तक पुत्र
दत्तक पुत्र नाना साहब अर्थात उनके पुत्र जो थे पेशवा बाजीराव के जो पुत्र थे न, पुत्र का नाम नाना साहब ने भी अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उससे आग्रह किया कि उनके पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो पेंशन मिल रही है वह उन्हें मिले, मृत्यु के बाद पेंशन उन्हें ही मिले। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदन को ठुकरा दिया, अर्थात ये सब नहीं माने। आगे बताया गया अवध की रियासत जो अंग्रेज को कब्जे में जाने वाली थी, आखिरकार रियासतों में ही थी। आगे बताया गया कि 1801 में अवध एक ऐसा सहायक संधि थोप दिया गया, अर्थात अवध के ऊपर एक सहायक संधि थोप दी गई। अब देखिए बताया गया अवध के ऊपर एक सहायक संधि थोप दी गई 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अर्थात अवध को कैसे कब्जे में लिया बार बार पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखना। अवध को जो था अवध के ऊपर एक सहायक संधि थोप दी गई और उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। आगे बताया गया गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, अर्थात जो डलहौजी था उन्होंने ऐलान किया कि जो अवध का जो शासन है वह ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए अच्छा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अर्थात यह ब्रिटिश शासक प्रभुत्व जरूरी है, अर्थात ब्रिटिश शासक अपने कंपनी में मिला रही है अच्छे से शासन करने के लिए। आगे बताया गया कंपनी ने बताया गया गुलामों के शासन को ख़त्म करने के लिए पूरी योजना बना ली, अर्थात जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह मुग़ल के शासन को पूरे अर्थात ख़त्म करने के लिए क्या ही पूरी योजना बना ली थी। बताया गया कि कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। याद रखना बार बार ये वाला कथन पूछा जाता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो कंपनी थी तो कंपनी ने क्या किया कि मुग़ल बादशाह थे तो जो मुग़ल बादशाह के सिक्के रहते थे तो उस सिक्के पर से उनका मुग़ल बादशाह के नाम को हटा दिया गया। आगे देखिए बताया गया कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद क्या होगा कि बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। याद रखना बहुत बार फंसाता है। क्या होता है कि जो ये डलहौजी था, यह डलहौजी बस इतना बोला था कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा, बस इतना बोला था, याद रखना। और देखिए आगे क्या कभी बझाता क्या है, कभी फंसा देता है इस बात से। तो बताया गया कि जो डलहौजी था बस इतना बोला कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा, पर आगे एक था गवर्नर जनरल कैनिंग। तो याद रखना कैनिंग ने क्या फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होगा। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि किसने कहा, तो याद रखना कैनिंग ने बताया कि जो बहादुर शाह जफर के बाद या जो बहादुर शाह जफर है यही आखिरी मुग़ल बादशाह होगा। और डलहौजी ने कहा कि अगर मुग़ल बादशाह अर्थात जो थे ना मुग़ल बादशाह की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इनके जो परिवार था उसको लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, बताया गया उन्हें राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी, अर्थात उन्हें क्या बताया उन्हें नवाब नहीं माना जाएगा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजकुमार माना जाएगा। आगे देखिए बताया गया किसान और सिपाही। तो देखिए लिखा गया है गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर चुकाने के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। क्या किया कि जो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने इतना जो लगान था, टैक्स था, इतना बढ़ा दिया था कि उस टैक्स से क्या किया था, जो गांव के किसान लोग थे, जमींदार थे आदि सभी लोग क्या करते थे, उससे परेशान रहते थे, टैक्स चुकाने से ही परेशान रहते थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, और अर्थात जिसने कर्ज ले लिया था तो इतना टैक्स था कि उसको चुका ही नहीं पा रहे थे। इसके कारण ही उनकी पीढ़ी थी पुरानी जमींदारी या पीढ़ियों की जो पुरानी जमींदारी थी वह हाथों से निकल जा रही थी। आगे देखिए लिखा गया कि
कंपनी के तरह का जो कंपनी थी उसके तरफ काम करने वाला भारतीय जो सिपाही रहते थे, अर्थात कंपनी में जो सिपाही काम करते रहते थे, वह भी असंतोष असंतोष की वजह से ही अपने बताया गया वे असंतोष की वजह से अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान रहते थे। अर्थात जो सिपाही कंपनियों के लिए काम करते थे, तो वे क्या होता था कि असंतोष की भावना रहती थी, अर्थात ठीक से टाइम से उनके वेतन नहीं मिलता था और उन्हें परेशान किया जाता था। आगे देखिए बताया गया कई नियम और धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुँचाते थे। अर्थात उन सिपाहियों के साथ क्या होता था कि भावनाओं और धार्मिक अवस्थाओं के साथ उनके ठेस पहुँचाई जाती थी ना। आगे देखिए बताया गया कि क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। क्या होता था, बार-बार ऐसे पूछा जाता है कि उस समय जो क्या रहते थे, जो लोग रहते थे, उस समय समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। अब रीज़न क्या था? तो बताया गया उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका जो धर्म था, धर्म जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना कि लोग समुद्र पार क्यों नहीं करना चाहते थे। तो बताया गया कि उस समय ऐसा माना जाता था या ऐसा वो सब सोचते थे कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाही ने कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया, तो उन्होंने हुक्म मानने को इनकार कर दिया। अर्थात जब बताया गया कि जो सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को बर्मा के रास्ते समुद्र पार करने को कहा कि आप सब समुद्र पार करके उस पार लड़ाई लड़ने के लिए जाइए, तो क्या किया उन सब ने, जो गाँव वाले थे या वहाँ के, वो सब मना कर दिया, अर्थात इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने से इनकार नहीं किया। अर्थात उन्हें क्या किया कि उन्होंने बोला, जो सिपाही थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही, जो भारतीय सिपाही ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने ये किया कि हम समुद्र के रास्ते नहीं जा सकते हैं, पर क्या बोला कि उन्होंने ज़मीन के रास्ते जाने से इनकार नहीं किया। अर्थात वो ज़मीन के रास्ते बोला कि अगर आप कहेंगे तो रास्ते, अर्थात ज़मीन के रास्ते हम चल सकते हैं। आगे बताया गया सरकार का हुक्म न माना, अर्थात जो समुद्र का रास्ता था वह नहीं माना। तो बताया गया मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्यों सज़ा दी गई? तो बताया गया कि मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था न, इसलिए सज़ा दी गई। कि बताया गया कि इसलिए कि 1856 में कंपनी को यह कानून बनाया गया था। 1856 में यह कंपनी जो थी, यह कानून बनाई थी कि इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस कंपनी में सेना या सिपाही जो होता है, सिपाही में नौकरी करेगा, तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र के रास्ते समुद्र को भी पार करना पड़ेगा, ऐसा कानून में उन्होंने लिखा गया था। इसलिए जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें क्या किया गया, तो उन्हें सज़ा दिया गया। आगे बताया गया सिपाही गांव के हालात से परेशान थे। जो सिपाही थे वे गांव के हालातों से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। क्या जो सिपाही उसमें ज्वाइन थे, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो रहते थे, तो वे क्या रहते थे, अपने गाँव के दुख को देखकर परेशान रहते थे और अपने परिवार को, जो उनका परिवार रहता था गाँव में, छोड़ कर आते थे। बताया गया लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया। अर्थात जो सब कुछ जो किसान और गांव के लोग सहते थे, वह सब क्या हुआ कि जो सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उसमें भी क्या हुआ, बोले कि उसमें भी क्या हुआ, विद्रोह, अर्थात गुस्सा फैल गया। आगे देखिए बताया गया कि सुधारों की प्रतिक्रिया। तो याद रखना, देखिए अब अंग्रेज क्या सुधार करने जा रहे हैं। तो बताया गया कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। उन्हें क्या लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। बताएं कि सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। अर्थात अंग्रेजों ने ही क्या किया, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह था, जो कोई जिसका क्या होता था, पति मर जाता था तो उसको विवाह नहीं करने देते थे। तो उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इसका प्रस्ताव किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए। आगे बताया गया कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। अर्थात बोले कि जो अंग्रेजी भाषा था उसको ही प्रोत्साहन दिया, अर्थात अंग्रेजी भाषा सीखो, ऐसा सबने बुलाया, ऐसा कुछ नियम कानून बनाने लगे। आगे बताया गया 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। अर्थात जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईसाई मिशनरी, अर्थात जो ईसाई धर्म थे, उन्हें छूट दे दी कि आप कुछ भी यहाँ पर जो भी धर्म अपनाने चाहें या ज़मीन की जो संपत्ति है उसको लुटाना चाहें या जो भी लेना चाहें ले सकते हैं।
आगे देखिए बताया गया कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना अपनाना और आसान हो गया। अर्थात बताया गया कि 1850 में एक ईसाई धर्म के लिए कानून बनाया गया और कि उसमें कहा गया कि यह कानून क्या था, यह कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, वह भारतीय व्यक्ति अगर ईसाई धर्म अपनाना चाहता है तो क्या बताया गया कि अगर वो ईसाई धर्म अपना लेता है तो जो उनके पुरखों की संपत्ति पर उनका अधिकार पहले से जैसा बना रहेगा। अर्थात उनके पास जितना ज़मीन है वह वैसा ही पड़ा रहेगा, अर्थात हम अंग्रेज लोग नहीं छीनेंगे। आगे बताया गया बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को भी नष्ट कर रहे हैं। अर्थात जो भारतीय लोग थे उनको ऐसा आभास हो गया कि ये सब क्या कर रहे हैं, अब हमारे धर्म के साथ और समाज के रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे देखिए बताया गया दूसरी तरफ ऐसे भारतीय जो थी ये सब मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, अर्थात वे सब बदलाव चाहते थे इन सब में। आगे बताया गया कि इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलन के बारे में आप अध्याय आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 84 नियमों की सूची। तो देखिए एक अंग्रेज जो थे उन्होंने एक नियम बनाए थे। अब देखिए इस नियम में क्या क्या था, तो देखिए बताया गया इस नियम में 84 नियम सूची में बताया गया यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट ने गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक में जो है उसको साझा किया है, कुछ अंश हैं। अब देखिए बताया गया कि विष्णु भट्ट ने और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकल रहे थे। क्या हुआ कि ये विष्णु थे और उनके चाचा मथुरा थे, उन्होंने एक मथुरा में कहीं यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर ये भाग लेने के लिए निकल रहे थे। तो आगे बताया गया विष्णु भट्ट ने लिखा है कि रास्ते में अर्थात जो विष्णु भट्ट थे उनके रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में मुलाकात एक कुछ सिपाही से हुआ। कुछ सिपाही थे जो भारतीय सिपाही थे या उन सिपाहियों से हुआ। तो उन्होंने क्या किया, सिपाहियों ने बोला कि सिपाहियों ने उन्हें सलाह दिया कि वापस लौट जाएं, अर्थात वहाँ यज्ञ में न जाएं। अब क्यों बोला ऐसा बताया गया कि क्योंकि 3 दिन भीतर अर्थात जो सिपाही थी उनको ऐसा आभास हो गया था, तो सिपाहियों ने उन्हें विष्णु भट्ट से बताया कि उन्हें कहा कि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। जो सिपाही होते थे, सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार थे। अब देखिए सिपाहियों ने क्या कहा, तो देखिए बताया गया सिपाही सरकार जो अंग्रेज सिपाही थे, तो अंग्रेजों ने बताया कि सरकार हिंदुओं को, मुसलमानों को, धर्म को नष्ट करने का आमाद कर रहा है, अर्थात चाहता है। अर्थात जो अंग्रेज थे उन्होंने हिंदू और मुसलमान के धर्म को नष्ट करना चाहती है। देखिए आगे बताया गया कि उन्होंने 84 नियमों का सूची बनाई है। अब इस नियम में देखिए बताया गया कि कलकत्ता में सारे राजकुमारों की जो मौजूदगी में उसका ऐलान किया जाएगा, अर्थात कलकत्ता में उसका ऐलान किया जाएगा जो भी नियम बनाए होंगे। आगे बताया गया उन्होंने क्या किया, सिपाही ने बताया जब ऐसे तो बताए कि राजा इन नियमों का मानने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात जो राजा लोग हैं वहाँ के राजा लोग हैं और इस नियमों को मानने के तैयार नहीं है। और बताया गया उन्होंने अंग्रेज को घातक परिणाम की चेतावनी दी है। जो राजा लोग हैं उन्हें अंग्रेज को घातक परिणाम की चेतावनी दी है कि आप इस नियम को नहीं लागू कर सकते हैं। राजा ने कहा है कि अगर इस नियम को लागू किया गया तो भारी उथल पुथल मच जाएगा। यह बताया गया कि राजा भरी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं कि धर्म युद्ध के लिए तारीख तय किया जाए और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके बताया गया। कहाँ से, याद रखना पूछा जाता है कहाँ से, तो मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैनात कर विभिन्न छावनियों में भेज दिया गया। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है जल्द ही हर टुकड़ियों में ये उत्तेजना छा गई, अर्थात ये जो युद्ध करने की उत्तेजना थी यह हर टुकड़ियों में अर्थात जहाँ जहाँ समूह था सब में छा गया। देखिए लिखा गया है उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम
के संस्मरण में मिलता है। सीताराम पांडे को बताया गया कि 1812 में बंगाल में नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। 1960 वे नेतृत्व में हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज की मदद की। हालांकि उनका जो बेटा था भी विद्रोहियों के साथ था, अर्थात अंग्रेजों के साथ था। और अंग्रेज ने उसे सीताराम के आँख के सामने बताया गया कि जो सीताराम थे उनका जो बेटा था वह विद्रोहियों मतलब अंग्रेजों के साथ ही था। पर क्या हुआ कि जो सीताराम थे वह विरुद्ध थे। तो क्या हुआ कि बताया गया इसमें कि सीताराम अंग्रेजों ने उसे अर्थात उनके बेटे को सीताराम की आंखों के सामने मार डाला। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अर्थात जो सीताराम थे अपने सेवानिवृत्ति के बाद बताया गया उसने वह जो उनके बेटा था उनके कमाल अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण में लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम 1961 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखा। जो उनके साथ ऐसा हुआ था उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा। तो देखिए लिखा गया है कि जिनका नारगेट ने अंग्रेज में आज अनुवाद किया। जो नारगेट थे वही था सीताराम के जो संस्मरण लिखे थे उसी को अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रांस सिपाही टू सूबेदार अर्थात सिपाहियों के सूबेदार तक नाम की प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे संस्मरण के एक अंश इस प्रकार हैं। तो देखिए उनका एक अंश है अर्थात बताया गया इसमें क्या था। तो बताया गया मेरा मानना था कि सीताराम या उन्होंने संस्मरण में लिखा गया मेरा मानना था कि अवध पर हुई कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की जो नब्ज थे जानने के लिए पूरी भारत में भेजे जा रहे थे। बताया गया उन्होंने सिपाहियों के भावनाओं को और हवा दी बता दी और बताया गया उन्होंने सिपाहियों को बताने की विदेशियों थे अर्थात जो अंग्रेज रहते थे बादशाहों के साथ जितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने हजार जुट और सिपाहियों को अनेक मामलों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाए। ताकि क्या हुआ ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। बताया गया उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करेंगे और इन सुझावों पर अमल रहेंगे तो सेना एक हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है। यहाँ पर देखिए सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों ने दिमाग में मुख्य चिंतन को लिखा है। बताया गया उनकी राय था कि शासन ने क्या भूमिका निभाई और सिपाही का भूमिका निभानी। तो देखिए लिखा गया है कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नए राइफल क्या हुआ उस समय कि सरकार जो थी रेजिमेंट में क्या की कि नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजी। अलग छावनी में अर्थात हिंदू को अलग मुस्लिम को अलग ऐसे छावनियों में भेजी। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया अर्थात कुछ समय तक उन्होंने खुद बताया। इस दौरान क्या हुआ इस दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन जो राइफल है इन राइफलों में इस्तेमाल की जाने वाली जो कारतूस होती थी उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर क्या किया भेज दिया गया। जल्दी हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी चालस है अर्थात जो चालाकी है नौकरी में और नौकरी कर रहे सरकार ने उसने मजहब को चोट पहुंचाई है और बताया गया कि कभी कुछ न कभी कुछ ऐसा करती रहती है। आगे लिखा गया लेकिन जैसे ही मैंने पहले ही जिक्र किया था कि अवध पर कब्जा कर ली थी। अवध को कब्जा कर ली थी यह कहकर कब्जा कर ली थी कि यहाँ का जो शासन है वह ठीक से नहीं चल पा रहा है न। इस कारण भी गांव क्या थे गांव वाले अर्थात जो भारतीय थे वह क्रुद्ध थे। बताया गया सिपाही पहले से ही गुस्से थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि
अंग्रेज़ों को तो सबका अंग्रेज़ क्या होता था, अर्थात उन्हें भारतीयों ने यह मत गढ़ दिया कि जो अंग्रेज़ हैं वह सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कारतूस तैयार किया ताकि उन्हें इस्लाम जो इस्तेमाल करके जो मुस्लिम और हिंदू हैं दोनों भ्रष्ट हो जाएँ। आगे देखिए बताया गया कर्नर साहब का मानना था कि बे बेचैनी थी ना, बताया था उनका जो मानना था कि बेचैनी थी उन्हें उन्हें भी साफ दिखाई दे रहा था कि इस बार अपने अपने आप खत्म हो जाएगा और उन्हें मुझे घर जाने के लिए दिया जाएगा। आगे देखिए लिखा गया सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह बन गया। जो सैनिक विद्रोह था अर्थात जो सैनिक में ऐसे कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था तो वह जन विद्रोह बन गया, अर्थात जन जन में ऐसा विद्रोह पैदा हो गया। तो देखिए लिखा गया कि यद्यपि शासन और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती थी, लेकिन कभी-कभी यह संघर्ष इतने फैल जाते थे कि राजा की सत्ता छिन्न-भिन्न हो जाती थी। बहुत बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्या करते थे, मारने लगते थे। उन पर सबका शत्रु एक ही था, अर्थात वे सब क्या सोच लिए कि सबका शत्रु एक ही है, इसलिए वे सब कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात क्या था, अपने हाथ में लेने के लिए लोग संगठित होना पड़ा। उन्हें संचार या पहल कदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ा। तो देखिए सैनिक विद्रोह क्या होता है, तो देखिए बताया गया जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, उसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। तो याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसे ही स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से सूझना अर्थात उलझना पड़ रहा था। आगे देखिए बताया गया कि मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत में भारत में कंपनियों का अस्तित्व क्या हुआ, खतरे में आ गया। मेरठ में शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की, अर्थात ये जो 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से, मेरठ से ही शुरू हुई। वहाँ से शुरू करके अर्थात बताया गया कि समाज के विभिन्न तबकों की असंख्य योग विद्रोह तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिषदवाद खिलाफ दुनिया भर के ये सबका सबसे बड़ा सहस्त्र संघर्ष था। आगे देखिए लिखा गया मेरठ से दिल्ली तक, अर्थात अब जो मेरठ में जो विद्रोह हुआ तो अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया। तो अब देखिए कैसे दिल्ली तक पहुंचा, तो बताया गया 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, याद रखना अब यहाँ से। तो देखिए जो 8 अप्रैल 1857 में पूछा जाता है बहुत बार, क्योंकि बताया गया कि इन्हीं के मौत से ही जान लीजिए कुछ ज़्यादा ही और अफरा तफरी मच गया था। तो बताया गया कि 8 अप्रैल 1858 ईस्वी को सिपाही जो थे मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने, अर्थात ये जो मंगल पांडे थे इन्होंने पुलिस अफसर ही थे पर इन्होंने अपने जो बड़े अफसर थे उन पर हमला कर दिया था ना। अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद्र दिन अर्थात जल्द ही क्या हुआ, मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने, जो मेरठ में सिपाही थे इनको ये दिमाग में खटक रहा था, तो सिपाहियों ने क्या किया, कारतूसों के साथ फौजी आरंभ करने से जो फौजी का जो अभ्यास कर रहे थे उस अभ्यास करने से इनकार कर दिया कि हम नहीं अभ्यास करेंगे, अर्थात हम बंदूक नहीं चलाएंगे। आगे देखिए बताया गया सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों ने नौकरी से क्या हुआ, 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दिया गया और उन्हें सजा भी दिया गया। तो याद रखना उन्हें ये जो हुक्म नहीं माने तो उस हुक्म न मानने की वजह से उन्हें 10-10 साल की सजा दिया गया। आगे देखिए लिखा गया कि यह जो था ना, तो बताया गया यह मई 1857 में, कब, तो यह जो था यह मेरठ में, अर्थात यह कब हुआ, तो मई 1857 में, इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों ने, जो दूसरे भारतीय सिपाही थे, प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोल दिया। याद रखना कब, तो 10 मई 1857 को।
देखिए बताया गया 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर जो सज़ा दिया गया था उनको धावा बोलकर उन्हें आज़ाद करा लिया गया। आगे बताया गया कि अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया और अफसरों पर हमला करके उनको मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेज को इमारतें जो थी संपत्तियाँ को आग के हवाले कर दिया या आग लगा दिया। आगे देखिए उन्होंने फिरंगियों मतलब वही अंग्रेज जो अंग्रेज थे अंग्रेज को ही फिरंगी कहा जाता था। तो देखिए फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया ना। आगे बताया गया कि सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने और आमाद थे। लेकिन सवाल यह था कि अगर मान लीजिए सवाल यह था कि उन सब सोच रहे थे मान लीजिए हम इन सबको भगा देंगे तो अब उस समय क्या था कि अंग्रेज ही राज कर रहे थे, पूरा वही नवाब बैठे थे और जो मुगल वंश थे वो तो छोटे छोटे नवाब के रूप में तो नहीं थे, सिर्फ राजकुमार के रूप में थे अपना छोटे छोटे इलाका को। और इतना तक कि इतना अंडर में ले लिए थे ये सब अंग्रेज वाले कि वो जो राजकुमार थे वह खुद कर देते थे ना। तो बताया गया कि उन्होंने ये सोचा जो थे भारतीय ने उन्होंने वो सोचा कि सिपाही के लिए भी जवाब ढूंढना पड़ा। आगे बताया गया कि क्या हुआ, लेकिन सवाल यह उठा कि अंग्रेज के जाने के बाद शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने यह जवाब ढूंढा कि जो सिपाही थे उन्होंने यह जवाब ढूंढा कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो इस समय उनको जो बताया गया कि ये अंतिम मुगल बादशाह थे, तो बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपा जाना चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा कि जो बहादुर शाह जफर है उनको देश का जो शासन है उन्हें सौंपा जाना चाहिए। मेरठ के कुछ सिपाहियों ने एक टोली बनाई। मेरठ के सिपाहियों ने क्या किया, टोली बनाई और 10 मई की रात को क्या हुआ, घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे अर्थात मुंह वगैरह को बांध कर अर्थात छिप कर न मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने का खबर फैली, दिल्ली में जो तैनात टुकड़ियों थे वे भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज मारे गए, देसी सिपाहियों के हथियार गोले बारूद का जब्त कर लिए गए और इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। विजयी सिपाहियों ने लाल किले को दीवार के आर पार जमा हो गए और वे बादशाह को मिलने को चाहते थे। अर्थात वे बादशाह को मिलना चाहते थे। किसने, सिपाहियों ने। बताया गया बादशाह अंग्रेजी से भारी ताकत के दो हाथ अर्थात उनसे डर रहा था। जो बादशाह था ना, तो वह क्या रहा था, जो शाहजहां जफर था वह डर रहा था। तो देखिए फिरंगी क्या है, विदेशी शब्द है, यह अपमान भाव है, उसको अंग्रेज की ही बोला जाता है, अंग्रेज को ही, तो याद रखना। आगे देखिए लिखा गया कि वो जो बहादुर शाह जफर था वह अंग्रेजों से क्या कर रहा था, उन्हें लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था, अर्थात वह डर रहा था। पर बताया गया कि लेकिन सिपाहियों ने भी अड़े रहे, अर्थात उन्होंने देखिए क्या कहा कि अड़े रहे, अर्थात बताया कि आखिरकार वे जबरन क्या किया, सिपाहियों ने जबरन महल में घुस गया और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अर्थात सिपाहियों ने जबरन घुसकर और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब बताया गया कि देखिए क्या हुआ कि बूढ़े बहादुर शाह को सिपाहियों के यह मांग माननी पड़ी। अर्थात जो बूढ़े बहादुर शाह थे उन्होंने यह सिपाहियों की बात मान ली और उन्होंने देश भर के मुखियाओं को, शासकों को चिट्ठी लिखी। किसने, बहादुर शाह जफर ने। आगे बताया गया अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाया गया और आह्वान किया गया कि बहादुर शाह जो था न, बहादुर शाह ने इस एकमात्र कदम की, अर्थात जो चिट्ठी लिखा, तो बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। तो देखिए बताया गया कि जब अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से में मुगल साम्राज्य था। जैसे जब अंग्रेज नहीं थे रहे थे तो मुगल साम्राज्य ही था ना। तो बताया गया कि अंग्रेज से पहले ये मुगल साम्राज्य बहुत भारी था, बड़ा था। तो बताया गया कि जब ऐसे मुगल बादशाह ने, अर्थात जो बहादुर शाह जफर था, इन्होंने ऐसा चिट्ठी लिखा सब अपने इलाकों में। तो बताया गया ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़ों मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों को शासन चलाते थे। बताया गया ब्रिटिश शासन के विस्तार में भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासक स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य दोबारा हो जाएगा। अर्थात जो अंग्रेज थे उन्होंने सोचा
कि अगर ये ऐसा ऐसा हुआ तो क्या हुआ, जो मुगल पहले थे वैसे फिर अपना आधिपत्य जमा लेंगे। बताया गया कि अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों ने इन घटनाओं की जो उम्मीद नहीं थी, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी। बताया गया कि उन्हें लगता था कि कारतूस जो थे, कारतूस वाला जो मुद्दा था, तो बताया गया कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ ही समय बाद शांत हो जाएगा। लेकिन जब बहादुर शाह जफर बगावत को अपना समर्थन दे दिया, अर्थात बहादुर शाह ने भी क्या किया, उसका समर्थन जब दे दिया, तो बताया गया इस जो ये स्थिति थी रातों रात बदल गई। और बताया गया कि अक्सर ऐसा होता था, अक्सर ऐसा होता है जब लोग क्या होते हैं, जब लोगों को कोई रास्ता दिखने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। बताया गया कि इससे इस जो उन सिपाही लोग थे, इससे आगे बढ़ने का हिम्मत और उम्मीद, आत्मविश्वास मिलने लगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बहादुर शाह जफर ये है, ये बहादुर शाह जफर है, ये तात्या टोपे हैं, नाना साहब। आगे देखिए बताया गया बगावत फैलने लगी। अब देखिए बगावत फैलने लगी। बताया गया कि जब दिल्ली में अंग्रेज के पैर उखड़ गए, अर्थात वहाँ पर जब हार गया, तो बताया गया कि तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। बताया गया कि जाहिर है कि खबर फैलने में खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही है था, लेकिन फिर फिर बताया गया विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। बताया गया एक के बाद एक रेजिमेंट सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ बताया गया दूसरी टुकड़ियों के साथ निकल पड़े। उनकी देखा देखी कब्जों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चल गए, अर्थात गांव वाले भी विद्रोह कर दिए। अस्थायी नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। लोग अपने सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज से लड़ने के लिए बताया गया कि अंग्रेज से लड़ने के लिए है ना, बताया गया अंग्रेज से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बताया गया स्वर्गीय पेशवा बाजीराव दत्तक नाना साहब थे, नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। याद रखना, नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को वहाँ का पेशवा घोषित कर लिया अपने आप को, और बताया उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जो है बहादुर शाह जफर जो है, देखिए लिखा गया है कि बहादुर शाह जफर की तरह गवर्नर जनरल लखनऊ के गद्दी को हटा दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे न वीर जिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। और बताया गया कि वीर जिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। और बताया गया उनकी उनकी माँ बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। बताया गया कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, और क्या हुआ कि झांसी में लक्ष्मीबाई जो थी ना, लक्ष्मीबाई ने भी क्या किया, विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने नाना साहब का सेनापति, याद रखना, नाना साहब करना और वहाँ के, और नाना साहब का सेनापति तात्या तोपे थे। तो जो लक्ष्मीबाई थी तो नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे से क्या साथ मिलकर अंग्रेजों से भारी चुनौती ली। मध्य प्रदेश के कहाँ पर, याद रखना, मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई। तो याद रखना, पूछा जाता है कभी कभी कि जो ये अवंती बाई कहाँ की थी, तो ये राजगढ़ की थी। याद रखना, अवंती बाई ने 4,000 सैनिकों की फौज और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन था न, उनके राजा और प्रशासन पर नियंत्रण कर रहा था। आगे बताया गया
कि जो विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। क्या हुआ कि जो विद्रोही थे अर्थात जो अंग्रेज थे उनसे ज़्यादा क्या थी, ये सिपाहियों की टुकड़ियाँ थी। बताया गया तब इससे क्या हुआ कि उनका बहुत ज़्यादा या बहुत सारे जगह से क्या हुआ, हानि हुआ अर्थात हार गए। इससे लोगों को यकीन हो गया। अब जब हार रहे थे तो इससे क्या हुआ, लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज अंग्रेज का जो शासन है वह खत्म हो चुका है। बताया गया कि जब लोगों को विद्रोह में खुद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया तो खास तौर से अवध के इलाकों में खास तौर से कहाँ पर, अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। बताया गया कि 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटल याद रखना कौन, लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने कमांड इन चीफ जो कमांडर चीफ थे टेलीकाम किया, अर्थात जो भी कमांडर चीफ होते थे उनसे, तो अपने कमांडर चीफ को टेलीकाम अर्थात फ़ोन किया कि फ़ोन करके भेजा उनसे उन्होंने बोला कि अपने कमांडर से कि जिसने उसने अंग्रेज के भय को व्यक्त किया, अर्थात अंग्रेज इस समय कितना भयभीत है, इस भयभीत को उन्होंने व्यक्त किया और हमारे लोग बताया, उन्होंने कहा कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या लगातार बढ़ने से थक रही है, अर्थात लड़ने से जो कह रहे हैं थक रही है, सॉरी देखिए यहाँ पर है कि लड़ाइयों से जो थक रही हैं। एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ है, खड़े हो रहे हैं। इस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के जो मौलाना अहमदुल्ला साहब ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाया था। अर्थात जो अहमदुल्ला साहब थे, इन्होंने जब ऐसा देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि अब अंग्रेज क्या हो गया, अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। जनता चाहती थी कि इस आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की इस विशाल संख्या जुटा ली, अर्थात बताया गया कि अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ पड़े। ये जो थे अब्दुल्ला साहब, बताया गया लखनऊ जा पहुँचे और दिल्ली में अंग्रेज के सफ़र जो अंग्रेज के सफाई करने के लिए बहुत सारी गाजी गाजी का मतलब होता है, भी बताएंगे। देखिए गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा, तो गाजी या अर्थात धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान थे, लड़कों को एक विशाल टुकड़ियों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इस बगावत पर यह मुख्य व्यक्ति साबित हुआ कि बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह कौन थे, तो बिहार के, याद रखना कुंवर सिंह कहाँ के थे, तो याद रखना कुंवर सिंह बिहार के। तो कुंवर सिंह बिहार के पुराने जमींदार बताया गया, कुंवर सिंह बिहार के पुराने जमींदार विद्रोह सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों में नेता और लड़ाई के युद्ध में हिस्सा ले लिया। याद रखना। आगे देखिए, कंपनी का पलटवार। तो अब जब ऐसा हुआ तो देखिए कंपनी क्या किया, पलटवार किया। तो अब देखिए कंपनी ने पलटवार कैसे किया, तो देखिए बताया गया कि इन उथल-पुथल के बावजूद अंग्रेज ने हिम्मत नहीं हारी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और अब बताया गया जो विद्रोह हुआ था जहाँ मुख्य केंद्र थे वो धावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अर्थात उन्होंने क्या किया कि जब ऐसा विद्रोह हो रहा था तो उन्होंने इंग्लैंड से और ज़्यादा फौज मंगाई और ज़्यादा फौज मंगाकर और सबको क्या किया, अपने कंट्रोल में कर लिया। और क्या हुआ कि 19 सितंबर 1857 में दिल्ली को क्या किया, फिर अपने कब्जे में ले लिया। आगे देखिए बताया गया कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। अर्थात जो अंतिम मुगल बादशाह थे उनको क्या किया, उन पर मुकदमा चलाया गया और बताया गया कि
कि और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटे को उनके सामने ही गोली मारकर मार दिया गया। बहादुर शाह जफ़र और उनके पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में, याद रखना कहाँ पर, तो रंगून जेल में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। और इसी जेल में याद पूछता है कि जो बहादुर शाह जफ़र और उनकी बेगम थी, उनकी कहाँ मृत्यु हुई थी, तो जेल में ही मृत्यु हो गई। कब? 1862 में बहादुर शाह जफ़र का अंतिम सांस लिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई वहीं जेल में ही। कहाँ? तो याद रखना कहाँ पर, तो अभी हम बताएं कि ये रंगून जेल में। आगे देखिए लिखा गया है कि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने पर यह मतलब नहीं था कि विद्रोह जो था वह खत्म हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो लोग थे अंग्रेजों की टक्कर लेते रहते थे, अर्थात कहीं न कहीं विद्रोह करते रहते थे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक क्या करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। अर्थात ये जो विद्रोह फैल गया था तो अगले 2 साल तक कहीं न कहीं ऐसे लड़ाई होती रहती थी। बताया गया कि मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज के कब्जे में था। जब मार्च 1858 में क्या हुआ, अंग्रेज के कब्जे में लखनऊ था ना। बताया गया जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की रिश्कत हुई और उन्हें मार दिया गया। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई के साथ हुआ, अर्थात उन्हें भी मार दिया गया। बताया गया कि खेड़ी के शुरुआत में विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौजों से घिरा पाई और शहीद हो गई, अर्थात वहाँ पर उन्हें मार दिया गया। आगे देखिए बताया गया कि तात्या टोपे मध्य भारत में कहाँ पर, याद रखना पूछा जाता है बार बार, तात्या टोपे कहाँ, मध्य भारत के जंगल में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाए। तो याद रखना एक तात्या टोपे ने भी छापामार युद्ध चलाई थी। और उधर अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़े होंगे हिस्ट्री का, तो वो मराठा थे ना। आगे देखिए लिखा गया है जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ पहली सफलतापूर्वक से विद्रोहों को उत्साह मिली, उसी तरह क्या हुआ, विद्रोही थे ताकतवरों और हजार के लोगों में हिम्मत जुटाने लगे। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह के साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए संभवतः प्रयास किया। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज थे उन्होंने प्रयास कर रहे थे सबका दिल जीतने के लिए। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से तो देखिए उसने क्या किया, तो देखिए उन्होंने बताया कि जो अंग्रेज थे अंग्रेज के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इनाम का ऐलान कर दिया। अंग्रेज तो जो थे उन्होंने इनाम ऐलान कर दिया ना। उन्हें आश्वासन दिलाया गया, अर्थात जो भारतीय थे उन्हें आश्वासन दिलाया गया कि उनकी ज़मीन पर उनकी परंपरागत, अर्थात जैसे ही आप सब रहते आ रहे हैं उनकी परंपरागत अधिकार बनी रहेगी। आगे बताया गया जिन्होंने विद्रोह किया था, अर्थात उन्होंने कहा कि जिन्होंने विद्रोह किया था उसने कहा कि जिन्होंने विद्रोह किया था अगर वे अंग्रेज के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं करते हैं तो उन्हें सुरक्षित रहेगा, अर्थात वह मारा नहीं जाएगा। और बताया गया अंग्रेज जब उनके अधिकार को दावेदार बनी और उनका जो अधिकार है वे अपने अधिकार के दावेदार बने रहेंगे। आगे बताया गया कि इसके बावजूद, इतना करने के बावजूद भी क्या हुआ, सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं के मुकदमे चल रहे थे। और क्या हुआ कि इसके बाद भी क्या हुआ, जो सिपाही विद्रोही थे और नवाब थे इन सभी के ऊपर विद्रोह का मुकदमा चल रहा था। उन्हें फांसी पर क्या कर दिया, लटका दिया गया था। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है विद्रोह के बाद कुछ साल, तो देखिए बताया गया कि अंग्रेज ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वह पहले जैसा नीति की सहायता नहीं थी। क्या किया कि 1859 में अब पा गया, अपना पूरा राज्य जैसा था वैसा पा गया, पर क्या हुआ कि अब जैसे नीति नियम कानून बनाया था वैसा अब नहीं था। अब देखिए बताया गया अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किया था वह निम्नलिखित है। अब देखिए उन्होंने क्या क्या बदलाव किया था, तो देखिए बताया गया
कि ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ने ईस्ट इंडिया कंपनी सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। आगे देखिए बताया गया कि जो ब्रिटिश थी न ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्ति किया। तो याद रखना कि जो मंत्रिमंडल था तो उसमें एक जो भारत का मंत्री था उसको भी नियुक्ति किया गया और बताया कि उसमें या उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा दिया गया और उसे क्या किया कि जो भारत के संबंधित मामलों रहेंगे वह आप देखेंगे। और बताया गया उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता है। तो याद रखना सलाह देने के लिए उन्होंने एक इंडिया काउंसिलिंग नामक संगठन बनाया था। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय का ओहदा था। तो याद रखना जो गवर्नर जनरल थे वह वायसराय कहलाते थे। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दी। और बताया गया कि फलस्वरूप अंग्रेज थे सरकार भारत के शासनकाल का जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले लिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है टुकड़ियों द्वारा कानपुर के विद्रोह में विद्रोहियों को पकड़ लेती है। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर पकड़ लेती है विद्रोहियों को। तो आगे देखिए लिखा गया है देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूमि क्षेत्र पर कब्जा नहीं होगा। अर्थात अंग्रेजों ने ऐसा उनको भरोसा दिया कि अब हम सब भूमि पर आप सबका भूमि क्या करेंगे अधिग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी रियासतें जो अपने वंशज तक जो वंश थे उनके यहाँ तक ही दत्तक पुत्रों को सौंपने की अधिकार बताया गया छूट दी गई, अर्थात वह अपने पुत्र को सौंप सकते हैं बताया गया। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटिश की रानी थी, तो रानी का नाम था कि जो ब्रिटिश की रानी ब्रिटिश की रानी के अधिपत्य को स्वीकार कर लिया जाए। बताया गया कि इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य की अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। आगे देखिए लिखा गया है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बहुत कम था यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ने का फैसला लिया गया। बताया गया कि यह भी तय किया गया कि अवध बिहार मध्य भारत और दक्षिण भारत में भारतीय सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा सिपाही और मराठे में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। बताया गया मुसलमानों की जमीन पर संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त किए गए और उन्हें संदेह और शत्रुता का भाव देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने खड़ा की थी। उन्हें लगता था कि ये जो मुस्लिम है उन्होंने ही ये विद्रोह किया था। बताया गया अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसा उन्होंने किया कि अब जो है रीति रिवाजों को हम सम्मान करेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया कि उनका सम्मान करेंगे। तो अब देखिए यहाँ लिखा गया है खुरमा संग्राम एक केस स्टडी। तो देखिए दोस्तों ये अलग एक कहानी है, तो इस कहानी से नहीं पूछा जाता है। अर्थात अब हम सब आते हैं अपने प्रश्नोत्तरी पर। तो देखिए अगर आप जितना प्रश्न सुने हैं अगर इतना ठीक से सुने होंगे तो इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है जब जनता बगावत करती थी। तो अब देखिए पहला भी है कि कंपनी द्वारा मुगल बादशाह बताया गया है। नीचे देखिए लिखा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए लिखा गया है कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उनके प्रभाव को समाप्त करने संबंधित उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार कीजिए। अर्थात जो कंपनी थी वह मुगल बादशाह के प्रभाव को कौन सा कदम उठाई थी। उसके बाद बताया गया कि 19वीं सदी में प्रथम युद्ध में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होगा। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था वह ये नहीं बोला था। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस बात को याद रखना। तो क्या बताया कि इसने जो लॉर्ड डलहौजी था इन्होंने ऐसा नहीं किया था कि मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह होगा। तो बताया गया कि ये बात क्या हुआ तब गलत हो गया। दूसरा है
कि 19वीं सदी के द्वितीय गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, ये पूरा सेम टू सेम उल्टा कर दिया, अर्थात ये डलहौजी ने ये बोला था और कैनिंग ने ये बोला था, अर्थात हमारा ए और दो दोनों गलत है। आगे देखिए लिखा गया है कि 1857 के विद्रोह के कारण उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर कर वसूल के सख्त खिलाफ थे या तरीकों से परेशान थे, तो सही बात है। कई कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी, तो ये बात भी सही है। बताया गया भारतीय समाज सुधारक अंग्रेजों के प्रयास में भारतीयों को कष्ट जनता रुष्ट थी, तो ये बात भी सही है। तो अर्थात हमारा 1 2 3 ये तीनों सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बताया गया कि अलग अलग क्षेत्रों में अनेक गांव के नेतृत्व संभाली गई युग्मों को विचार कीजिए। तो देखिए इसमें अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इसमें देखिए जो वीर जिस कद्र थे ये लखनऊ के थे, ये बात सही है। इन्होंने ये बात सही है। जो दूसरा है लक्ष्मीबाई वह झांसी की थी, तो इसको तो एकदम फिक्स ही है। तो देखिए आप अगर इसमें से अगर एक भी जान सकते हैं तब भी आप जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जान गए कि लक्ष्मीबाई झांसी की थी, तो जान लीजिए इसमें पहले वाले में देखिए ये दूसरा नहीं है, तो दूसरा जब सही है इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया ना। अब देखिए फिर क्या है कि ये जान गए, तो इसमें देखिए इसमें पहला नहीं है तो ये गलत हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ हमारा, इसमें पहला नहीं ये गलत हो गया, तो अर्थात अब हमारा बचा क्या, ये और ये से बचा। तो अब देखिए यहाँ पर और पढ़ लीजिए, रानी अवंतीबाई लोधी कानपुर की थी, तो ये बात गलत है। दूसरा देखिए है चौथा क्या है, कुंवर सिंह मंगल मध्य प्रदेश के थे, तो ये बात भी गलत है। तो बताया गया कि मालवी अब्दालू शाह ये फैजाबाद के थे, तो ये बात सही है, अर्थात हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बताया गया ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया, तो ये बात सही है ना, क्योंकि जो भारतीय थे भारतीयों के लिए एक सीट दिया गया और भारतीय मामलों को सुलझाने के लिए। आगे बताया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी और निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, भारत की गवर्नर जनरल को नहीं, ये बात गलत है। अर्थात आगे देखिए लिखा गया है कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उनका वेतन बढ़ाने को फैसला किया गया, तो ये भारतीय सिपाहियों के अनुपात बढ़ाने का फैसला, ये बात सही है। चौथा है कि मुसलमानों की जमीन पर संपत्ति को बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी, ये बात भी सही है। अर्थात हमारा हो जाएगा क्या कि दूसरा पहला और नहीं, देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा कि देखिए ये वाला क्या है, गलत है ना, ये वाला भी गलत है। तो इसमें अच्छा सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा गया है कौन सा गलत है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा कि तीसरा क्या है, इसमें तीसरा क्या है हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों देखिए ये चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के अगले चैप्टर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें।